नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो आर पार। जब घर पर कोई संकट आता है तो परिवार का हर मेंबर, हर सदस्य अपने अपने तरीके से इसे दूर करने में जुट जाता है। लेकिन इस वक्त सिर्फ एक परिवार नहीं, एक देश नहीं, बल्कि दुनिया का हर देश संकट से घिर गया है। गल्फ में चल रहे वॉर के चलते दुनिया भर में तेल और गैस की समस्या शुरू हो गई है। गनीमत है कि भारत में कोई इस समय संकट नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार एहतियात के तौर पर ऐसे कई कदम उठा रही है जिससे आने वाले दिनों में भी भारत पर युद्ध के चलते कोई संकट ना आन पाए। खास तौर पर एलपीजी यानी घरेलू गैस के मुद्दे पर सरकार ने कुछ ऐसे नियम लागू कर दिए हैं जिससे एलपीजी की जमाखोरी, या ध्यान रखिए जमाखोरी पर लगाम लगे और रोक लगे। लेकिन इस मुश्किल हालात के बीच विपक्ष कैसी सियासी चाल चल रहा है, इसे समझना जरूरी है। कोई कह रहा है कि जल्दी से जल्दी अपने घर में गैस का सिलेंडर मंगवा लीजिए, तो कोई कह रहा है कि अभी तो सिर्फ एलपीजी के दाम बढ़े हैं, आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल भी महंगा हो जाएगा। सवाल है कि क्या अपनी सियासत चमकाने के लिए विपक्ष देश को पैनिक मोड पे डालने का एक बार फिर प्रयास कर रहा है, जैसा कोविड में करा था। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तेल पर सरकार तकरार, संसद में आर पार। स्वागत है आपका आज के आर पार के एडिशन में। एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए एस्मा लागू कर दिया है। साथ ही रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल यूनिट्स को एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। हालांकि ये सभी कदम एहतियात के तौर पर उठाए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विपक्ष का हाल देखिए। भैया, मैं तो लोगों से यही कहता हूँ कि आप लोग जो है अपने अपने घर में जल्दी जल्दी सिलेंडर भरा के रखो। जो एलपीजी के रिडक्शन हो रही है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और जो सरकार पूरी तरह जिस तरह एनर्जी को लेके जो सीरियसनेस दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखा पा रही है। इन्होंने कहा था न तेल की कमी होगी न गैस की कमी होगी, तो कैसे हो गई? देश की सरकार बिल्कुल नाकामयाब रही, बिल्कुल विफल रही। लेकिन सिर्फ सरकार को घेरा नहीं जा रहा, बल्कि पैनिक फैलाने की चाल भी चली जा रही है। अभी तो गैस के दाम बढ़े, आने वाले दिनों में पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे। इस बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा भाई राहुल की तारीफ के साथ सियासी मैदान में उतरी। एक ही व्यक्ति है इस देश में जो इन 12 सालों में इनके सामने झुका नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष। वो सच्चाई जो है, जो वो बोलते हैं, इनसे पचती ही नहीं है। हालांकि राहुल गांधी ने एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन पर ऐसा बयान दे दिया जिसे बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना दिया। लोग कहते हैं एआई, सुना होगा आपने? एआई सुना? यहाँ पे अभी जो समिट हुआ था, सुना आपने? हाँ, कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने। The country could read Mir Zafar's smile on the face of Rahul Gandhi yesterday when he proclaimed that we finished. केवल गद्दार को ही अपने देश को गिरते हुए देखकर प्रसन्नता होती। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई भारत में तेल और एलपीजी को लेकर कोई दिक्कत है, या फिर विपक्ष भ्रम फैलाकर कोहराम मचाना चाह रहा है। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तेल पर तकरार, संसद में आर पार। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं एलपीजी पर सियासी खेल को फेल करने वाला विश्लेषण। युद्ध संकट के बीच भारत में एलपीजी प्रोडक्शन 10% बढ़ा है। भारत के पास कम से कम 12 से 16 हफ्तों का एलपीजी स्टॉक मौजूद है, लेकिन पैनिक मोड नहीं होना है। हिंदुस्तानियों, पैनिक मोड पे नहीं आना है। देश की सभी रिफाइनरियां 100% क्षमता पर इस समय काम कर रही हैं। अभी सरकार का पूरा फोकस
एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की सप्लाई पर है। एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो कि सिलेंडर होते हैं, सीएनजी जो आप गाड़ी में भरवाते हैं अपनी, और पीएनजी जो है वो है पाइपलाइन वाली गैस जो आपके घरों तक आती है। पूरा फोकस इस पे है। फिलहाल सीएनजी और पीएनजी पे कोई खतरा नहीं है। आइए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद एस्मा जैसे कुछ कड़े कदम सिर्फ और सिर्फ जमाखोरी रोकने के लिए हैं और इससे देश को लाभ मिलेगा। विपक्ष का रोल क्या होना चाहिए? एलपीजी संकट की अफवाहों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है, मैं लबो लबाब आपको बता रहा हूं। विपक्ष क्या कर रहा है? भ्रम फैलाकर लोगों में पैनिक करने का प्रयास कर रहा है। कोई कह रहा है अभी तो एलपीजी की कटौती हुई है, अभी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। कोई कह रहा है कि तुरंत एलपीजी सिलेंडर अपने घर में ले आओ। अगर आपको 2 की जरूरत है तो आप 2 लोगे, 3 ले लोगे, 20 थोड़ी रख लोगे, 10 थोड़ी रख लोगे। सिर्फ एस्मा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लगाने का मतलब यही है कि जमाखोरी ना बढ़े। आइए बढ़ते हैं आगे। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि सियासी फायदे के लिए विपक्ष देश हित की अनदेखी कर रहा है। यह आज का बड़ा सवाल है। मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है इस चर्चा के अंदर, आइए परिचय करा देते हैं। शहजाद पूनावाला मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। मेरे साथ सोमनाथ भारती हैं, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, उनका अभिनंदन है, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ हैं, नेता लेफ्ट के हैं। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर जुड़ रही हैं दीप्ति तनेजा, जानी मानी इकोनॉमिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उनका अभिनंदन है। अमीक जमाई साहब मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के, आपका भी स्वागत है। अमीक जमाई, चर्चा आप ही से शुरू करते हैं। क्या आपको लगता है पिछली बार आपको नाराजगी रही थी कि आपसे हमने कम बुलवाया, तो आज आपकी नाराजगी दूर कर देते हैं और आप ही से शुरुआत करते हैं। अगला 1.5 मिनट आपका। सवाल और प्रश्न बहुत सीधा है मेरा। क्या आपको लगता है जब घर पे संकट आता है तो सबको एकजुट होना चाहिए या सबको अफवाहें फैलानी चाहिए? आप किस तरफ है? एकजुट होने की तरफ है या अफवाहबाजी की तरफ है? देखिए हम तो प्रधानमंत्री जी के साथ, जब पाकिस्तान का पूरा मामला आया, माननीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री जी के साथ थे, एलओपी साहब राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के साथ थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अमेरिका की नीतियों के सामने सरेंडर किया तो हमारे डिफरेंसेस आए। आप गैस की बात कर रहे हैं, 7 मार्च बीते हुए 2026 को सरकार ने 60 रुपया से 115 रुपया घरेलू गैस के दाम बढ़ाए और तकरीबन 115 रुपये कॉमर्शियल का दाम बढ़ाया। तो कैसे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि दाम, मैंने कहा है पेट्रोलियम मिनिस्टर से कि बढ़ाया ना जाए, अरे ऑलरेडी बढ़ गया। दूसरी बात यह है कि जब होर्डिंग नहीं हो रही है गैसेस की, जो बड़े बड़े गोदामों में भरी जा रही है, तो एस्मा कानून लगाने की जरूरत क्यों पड़ी है आपको? वो आपको इसलिए जरूरत पड़ी है कि हमारे लखनऊ में 1200, 1400, 1500 में ऑलरेडी घरेलू गैस का सिलेंडर बिकना शुरू हो गया है। तो जो समस्या है कि आपने कहा कि आप रशिया से आप इंपोर्ट करोगे, और अमेरिका ने, शुभकामनाएं प्रधानमंत्री जी को, अमेरिका ने इजाजत दे दी 30 दिन की, लेकिन अमेरिका ने जो इजाजत दी है वो 30 दिनों की है जो रशिया से इंपोर्ट होगा। वो जहाज जो समंदर में है, 30 दिन के बाद क्या होगा? भारत की सरकार, आपका न्यूज 18 चैनल, देश के प्रतिष्ठित चैनलों ने बताया कि हमारे पास, कोई कह रहा है 1 हफ्ते का ऑयल का, गैस का भंडार है, कोई कह रहा है 15 दिन का है। 15 दिन के बाद हम क्या करेंगे? क्या वेनेजुएला वाला जो अमेरिका वाला तेल है, प्रधानमंत्री जी के यहाँ जो डील हुई है, वो किस डेट में आ रहा है? और नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है? भारत की संसद में ओके, 2.25 मिनट आपने बोला, ओके, आपने 2.5 मिनट बोला, 2.25 मिनट को जवाब दीजिए। जी शहजाद पूनावाला, आपकी बारी है। देखिए, क्या आपको लगता है कि आखिरकार पहले जानकारी आई कि जो स्टॉक है वो पर्याप्त है, कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन अब उसके बाद हमने देखा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लगा दिया गया, तो कंफ्यूजन क्या सरकार में भी है? सरकार भी कंफ्यूज दिखाई दे रही है पूरे मैटर में? मैं केवल आपसे ये उम्मीद करूंगा कि जैसे हमने इनको ध्यानपूर्वक 2 मिनट के लिए सुना, मुझे भी पहले ओपनिंग कमेंट विदाउट इंटरप्शन मिले। आपका भी 1.5 मिनट। स्टार्टिंग करते हैं कि समाजवादी पार्टी ने बोला कि ये देश के साथ हमेशा कठिन परिस्थिति में रहते हैं। कोविड जैसी परिस्थिति आई, वैक्सीन 2 आत्मनिर्भर पहली बार भारत में उसी समय पर बनी जिस समय पर दुनिया में बन रही थी जी। समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल बयान था कि इससे आप नपुंसक होते हैं, ये बीजेपी की वैक्सीन है। आज तक अगर अखिलेश यादव जी ने वो वैक्सीन ली है तो बता दे हमको फोटो दिखा के कि हाँ वो वैक्सीन ली है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, राहुल गांधी ने ऑफिशियली बोला, पृथ्वीराज चव्हाण ने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर फेलियर है, जबकि पूरी दुनिया ने माना। डीजीएम और सेना ने बताया कि घर में घुसकर पाकिस्तान, एक न्यूक्लियर देश में, किस प्रकार से आतंकी बेस और मिलिट्री बेसिस को हमने तबाह कर दिया। ये देश के साथ खड़े होने की बात है। आखिरी उदाहरण देता हूं, एआई समिट
जो देश का समिट था, जिस पर माननीय अखिलेश यादव जी ने भी बोला कि जो कांग्रेस का टॉपलेस, कैरेक्टरलेस, ब्रेनलेस, शेमलेस एक्ट था, उसको हम कंडेम करते हैं। कल राहुल गांधी ने बोला है कि देखा काम कर दिया या इस समिट का। इसका मतलब कि राहुल गांधी ने सुपारी लेकर सोरोस की देश के खिलाफ साजिशों के वो सरगना है। राहुल गांधी आईएनसी नहीं, एएनसी, एंटी नेशनल कांग्रेस के नेता है। और अगर अमीक जमे कमिटेड है, जो उनका ओपनिंग स्टेटमेंट है, उसको तो बोले कि मैं राहुल गांधी से अभी अलायंस तोड़ रहा हूं, ये देश विरोधी है। अब मैं उस पे भी आता हूं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमीक जमे समाजवादी पार्टी से है। समाजवादी पार्टी was supporting a government called UPA in 2013, मिस्टर अमीश देवगन जी। अमीश देवगन जी, इनका उस समय पर मैनेजमेंट और आज का हमारा मैनेजमेंट में अंतर दिखाता हूं। उनका उस समय पर 2013 में कोई क्राइसिस नहीं थी दुनिया में, तो फ्यूल की शॉर्टेज के कारण 8 बजे फ्यूल पंप बंद हो जाएंगे, यह फतवा यूपीए की सरकार ने निकाला। पहली बार फ्यूल कर्फ्यू। आपने पीस का कर्फ्यू तो देखा है, दंगों का कर्फ्यू तो देखा है। देश की जेनजी जाने, देश में 8 बजे पेट्रोल पंप बंद, सुबह तक नो पेट्रोल। आज की तारीख पर मेरी सरकार नहीं, अब आपका 2 मिनट बोल लिया सर, मैं अपनी सरकार का गिना दूं। आपने जो कोट करा वो बात सही है। मैं एक बिजनेस चैनल का संपादक होता था तब, जी, और मैं तब उस बिजनेस चैनल का संपादक होता था। आई हैड अ प्रिविलेज टू इंटरव्यू दैट टाइम पेट्रोलियम मिनिस्टर वीरप्पा मोइली, और वीरप्पा मोइली ने सामान्य रूप से इस बात को कहा कि 8 बजे बंद होना चाहिए, इससे लोग कम यूज करेंगे। ये एक यूपीए गवर्नमेंट का स्टैंड था तब, 2012-13 की ये बात। 12-13 जी सर, केवल 20 सेकंड, आई रिक्वेस्ट यू। जी, हाँ, 5 क्योंकि मेरी सरकार क्या कर रही है मुझे वो बताने दीजिए। नहीं, आप आगे बताइएगा। आगे वो बोलेंगे मैं भाग रहा हूं। अरे कोई नहीं भाग रहे, आपको हम भागने नहीं देंगे। आज गैस का ये एजेंडा है। ओके, नहीं, आई मेड योर पॉइंट। खत्म हो जाएगा 2.5 मिनट बोलिए आप। 10 सेकंड। ओके अमीश जी, आज की तारीख में देश की जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, हमारे एक समय पर 0 स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होते थे, आज हमारे पास 8 से 9 हफ्ते के क्रूड ऑयल के रिजर्व्स पड़े हैं। हमने अपना ज्यादातर क्रूड ऑयल जो है 40 देशों से डाइवर्सिफाई किया। क्रूड ऑयल में कोई समस्या नहीं। क्रूड ऑयल और एलपीजी, एलएनजी वो अलग होता है। एलपीजी, एलएनजी को कोई भी देश रिजर्व के रूप में नहीं रख सकता, क्योंकि ये ब्यूटेन प्रोपेन से बनता है और गैसियस फॉर्म में होता है। इसके लिए भी, पर फिर भी इसके लिए भी मैं आपको बता दूं, ब्यूटेन और प्रोपेन को हम लोगों ने रिफाइनरी में डाइवर्ट करके प्रोडक्शन बढ़ाई, और 100% डोमेस्टिक के लिए, 100% ट्रैवल के लिए, 100% इंपॉर्टेंट सेक्टर के लिए, 80% एग्रीकल्चर, हॉस्पिटल और बाकी इंपॉर्टेंट सेक्टर के लिए जितना वो यूज कर रहे थे, उनको आज भी उपलब्ध है। पूरी दुनिया में तेल के सारे भंडार खाली हो रहे हैं, हमारे यहां पे कोई स्थिति ऐसी नहीं है, एक पेट्रोल पंप बंद नहीं है। विवेक श्रीवास्तव, झूठ बोलना बंद कीजिए। अमीक जमाई, झूठ बोलना बंद कीजिए, और 2013 का बताइए। ओके, अमीक जमाई, थैंक यू सर। मेरा जो प्रश्न था पहला, कि घरेलू गैस के दाम प्रधानमंत्री जी ने कहा पेट्रोलियम मिनिस्टर जी बढ़ाएंगे नहीं। आप भाई, आपने 7 मार्च को दाम बढ़ाए 60 से 115 रुपए, आपने कमर्शियल के दाम बढ़ाए, ये आपने क्यों बढ़ाया और एस्मा कानून क्यों लगाया? इसका तो जवाब आपने दिया नहीं। और शहजाद भाई अगर ये कह रहे हैं कि 9 हफ्ते का क्रूड ऑयल, हेलो, 9 हफ्ते का क्रूड ऑयल अगर बचा हुआ है, देश का प्रधानमंत्री हिम्मत है, अखिलेश यादव जी को फेस करके पार्लियामेंट में बताओ कितने हफ्ते का क्रूड ऑयल आपके पास है। चलिए, अभी मैं पार्लियामेंट में आके जवाब दे रहा हूं। जवाब अभी अमीक जमाई जी ने प्राइस की बात, मैं तो ऐसे ओपनिंग में ही बोलना चाह रहा था। अमीश देवगन, बिकॉज यू आर ऑल्सो एडिटर ऑफ बिजनेस चैनल वंस अपॉन अ टाइम, 2014 जनवरी, बिफोर आवर गवर्नमेंट केम, प्राइस ऑफ 14 किलो सिलेंडर 1241, कितना? 1241 बिल भी है मेरे पास। उसके बाद हमारा प्राइस आज की तारीख में नॉन सब्सिडाइज का 850 था, अभी जाकर 60 रुपए बढ़ा है, 913, 910 रुपए। नॉन जो सब्सिडाइज सिलेंडर है वो तब 400 का, 200 का था, 400, 450 किया, आज 400, 450, 500 अखिलेश जी को फेस करने को तैयार है। बिल्कुल तैयार हूं। नॉन सब्सिडाइज में आज भी हम लोग यूपीए से कम दाम में बेच रहे हैं, जबकि 15 साल बाद की बात हो रही है, और सब्सिडाइज सिलेंडर उसी दाम का दे रहे हैं। उल्टा हम 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला सिलेंडर देते हैं, तब तो सिलेंडर केवल 20% लोग यूज करते थे, आज 100% लोग सिलेंडर यूज करते हैं, और फिर भी हमने उसका दाम उतना ही रखा है। दिस इज मोदीज गवर्नेंस, ये मोदी की गवर्नेंस है। आपको चुनौती है। 8 बजे पेट्रोल पंप बंद करते थे, 8 बजे, और आप बात कर रहे हैं 1980 में सिलेंडर का दाम क्या था? अरे 1990 में क्या था? भाई मेरे 1980 में कितने लोग एलपीजी क्या तरीका है? नॉनसेंस, डोंट टॉक हियर इडियोटिक नॉनसेंस, ओके?
देखिए अमित जमाई, घरेलू के दाम क्यों बढ़े? अगर आपने बोला अमित जमाई 9 हफ्ते का ऑयल बचा हुआ है, भाषा यही हो सकती है। प्रधानमंत्री जी झूठ क्यों बोल रहे हैं? एआई समिट में भी यही हरकतें करते हैं प्रधानमंत्री जी झूठ। अरे अमित लकड़ी से गांव में लकड़ी के जहां उज्ज्वला बचा इडियोटिक और क्या नॉनसेंस कह रहे हैं? ओके गोबर के कंडे अच्छा एक सेकंड अमी क्यों मेड योर पॉइंट ओके 10 सेकंड्स शहजाद देन सोमनाथ भारती। अमीक जमाई जो चिल्ला के इतना बोल रहे हैं, अमीक जमाई जी मुझे बताइए कि एलपीजी और एलएनजी को स्टोर करने के लिए क्या सिस्टम यूज करना होता है, बताइए। ओके आप तो बड़े साइंटिफिक है ना, बताइए कैसे स्टोर होता है एलपीजी और एलएनजी, बताइए एक बार। मैंने आपसे पूछा कि सन 2004 अरे साइकिल में हवा भरा दे भाई, एलपीजी सिलेंडर और सीएनजी के बारे में छोड़ दे चर्चा। तुम्हारी जो वो है ना राजनीतिक पृष्ठभूमि, उन्होंने साइकिल में हवा भरने की, पंचर बिठाने की रखी है, वो पंचर बिठाने का काम करो। तुम पंचर बिठाने का काम करो, टोटी वोटी में पानी आ रहा है कि नहीं चेक करो, ये तुम्हारा काम है। जिस चीज की नॉलेज ना हो उसके बारे में मत मुंह खोलो। केवल इंग्लिश में एक लाइन रट के आकर बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर हिम्मत है तो बताओ एलपीजी और एलएनजी और सीएनजी कैसे स्टोर होता है, बता दो एक बार। उसके लिए क्या व्यवस्था चाहिए बताइए। अरे मैंने कहा अरे मेरा जवाब दो, मैं विपक्ष हूं ना, मेरा जवाब दोगे ना। अरे आप विपक्ष हो पर आप विपक्ष के नाते बताओ आपकी सरकार की क्या उपलब्धि थी। अच्छा ठीक है, अब पेट्रोल शहजाद एक सेकंड, अमीक जमाई को 20 सेकंड दे देते हैं, देन सोमनाथ भारती। ओके अमीक जमाई, अमेरिका से फ्यूल कब आ रहा है बताओ, अमेरिका से फ्यूल कब आ रहा है? मैंने यही तो पूछा, ये नाराज क्यों हो रहे हैं शहजाद भाई? वेनेजुएला अमेरिका वाला तेल कब आ रहा है? प्रधानमंत्री जी ने भारत के लोगों से वादा किया था कि इंडो यूएस डील मैंने इसलिए किया है मेरे भाइयों और बहनों कि हमारे देश में गैस और जो है सीएनजी कम नहीं होगी। क्यों बढ़ाया दाम? अच्छा 60 से 115 रुपया। ये स्मृति ईरानी को टेलीविजन पे ले आओ निकाल के स्मृति ईरानी को, जो सिलेंडर लेकर घूम रही थी। क्या बकवास बातें हैं स्मृति ईरानी को। देखिए ऐसा है, सुनिए अमित जी मैं माफी चाह रहा हूं, अगर एक महिला के बारे में नहीं ये स्मृति ईरानी को ले आओ का क्या मतलब है? गलत है, कौन है? स्मृति ईरानी कोई वस्तु है क्या? ओके नहीं देखिए, हाउ डेयर ही स्पीक्स लाइक दिस। आई वांट द कमेंट टू बी रिट्रैक्टेड इमीडिएटली। ओके आई थिंक वो आवेश में वो बात नहीं, इनकी संस्कृति हो सकती है महिलाओं को बंद करके डिब्बे में रखने की, टेंट में रखने की। नहीं ये हमारे यहाँ पे महिलाएं टेंट में नहीं उठा के ले आओ, बोलो उसको। ये मुझे लगता है स्मृति ईरानी एक लर्नेड अपनी पार्टी की नेता है, आपका उनसे राजनीतिक विरोध हो सकता है, आप विरोध करिए। पॉलिटिकल पार्टी की नेता है वो। हाँ पॉलिटिकल पार्टी के नेता, उनका राजनीतिक विरोध करिए ना। टेलीविजन पे लेकर आइए उनको, उठाकर लाइए टेलीविजन पे लेकर आइए उनको, लाएंगे हम टेलीविजन पे उन तक। वो अक्सर अपनी बात रखती है। मैं अभी स्मृति ईरानी जी तक मैसेज पहुंचा दूंगा, वो अपनी बात रखती है, हमेशा रखती है। पार्टी उनको जिम्मेदारी देती है तो जरूर अपनी बात को वो रखेंगी। स्मृति ईरानी जी को सिलेंडर लेकर जाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अमित जमाई अगर आपके दिमाग का पर्दा खुला है, पर्दा तो ऐसे लगा के बैठने वाली आप जमात हो, अगर हाँ नहीं जहां का भी पर्दा, अगर पर्दा उठाने की अगर आप में हिम्मत हो तो सोचिए कि 1241 का सिलेंडर आज 900 में मिल रहा है। Audios down, Somnath Bharti on screen, no one else. Okay, can we get Somnath Bharti on screen? Somnath Bharti, पॉइंट ये है कि वर्ल्ड में इस समय हम देख रहे हैं हालात कैसे हैं। देयर इज अ सिचुएशन ऑफ क्राइसिस अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द ग्लोब, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारत की स्थिति इस समय खासतौर पर एनर्जी सेक्टर के हिसाब से खराब नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि चिंता जरूर है और हर देशवासी के मन में ये चिंता होगी, हर सियासतदान के मन में ये चिंता होगी। लेकिन पैनिक मोड एक्टिवेट करने से क्या समस्या का निदान हो जाएगा? क्योंकि दिस गवर्नमेंट हैज डेल्ट विद कोविड ऑल्सो। कोविड में भी इस सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया, लेकिन इस सरकार ने नतीजे ठीक दिए। मैं कोविड पे भी आऊंगा अमित जी, लेकिन एक छोटा सा वीडियो है जो कि मेरे पास है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। ये थोड़ा चलाइए भैया। नाले के पास देखिए कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। और वहीं पर उनके एक नाली, गंदी नाली जाती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी
बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। बताइए, अब इतना सिंपल से टेक्नोलॉजी हमारे इस देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट दे गए, क्या चिंता करनी है देश को? अमित भाई क्यों गर्म हो रहे हैं? कारण क्या है? मैं समझ नहीं पाता हूं कि जब माननीय मोदी जी ने इस देश को इतना बड़ा टेक्नोलॉजी दे दिया, जैसे दिया था कोरोना काल में, याद है आपको, थाली बजाओ ताली बजाओ कोरोना गायब, तो ऐसे ऐसे नायाब तरीके माननीय मोदी जी ने दे रखे हैं देश को। जी क्यों चिंता करनी है माननीय अमित जी? देश को बताएं कि भाई शांत रहो, अपने पास सबसे बड़े साइंटिस्ट उपलब्ध हैं, गैस उपलब्ध करा देंगे, हर घर में नाली है, हर कॉलोनी में नाली है, तो आईआईटी वाले अब इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करें और इसको घर घर उपलब्ध करा दें। इसे कहते हैं आपदा में अवसर। तो इतना बड़ा अवसर माननीय मोदी जी ने दिया है इस वक्त हम सबको, तो हम लोग गैस के रिक्वायरमेंट से इंडिपेंडेंट हो जाए। सोमनाथ भारती, बात अब मैं आता हूं लगभग आपके सवालों के आपने ऊपर। 2 मिनट पहले 1.25 मिनट मोदी जी की बाइट सुनाई, फिर 45 सेकंड आपने बोला। एक मेरा प्रश्न है, आपने बोला आपदा में अफसर देखना चाहिए। एक सेकंड, आपने बोला आपदा में अफसर देखना चाहिए, एक अच्छी बात आपने करी। क्या आपकी पार्टी भी आपदा में अफसर देख रही है, सियासी अफसर? देखिए, मैं तो माननीय मोदी जी की प्रशंसा कर रहा हूं और उनकी प्रशंसा करना भी अपराध है तो मुझे कह दो, मैं नहीं करूंगा प्रशंसा उनकी। लेकिन बात यह है, अच्छी बात है, आप प्रशंसा कर रहे हैं। सोमनाथ भारती, एक सेकंड, आपने बोला देखिए थाली बजाने से कोरोना कौन सा चला गया था। मैं पूछता हूं कि क्या चरखा घुमाने से देश को आजादी मिल गई थी? क्या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वो कहने से क्या देश को आजादी मिल गई थी? नहीं, वो भावना होती है, वो भावना होती है। देश भावना की कदर के करिए। डॉक्टर्स सब, मुझे बताइए अमित जी, आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या गैस के नाली से पाइप, जो नाली से जो गैस आता है उससे खाना बन सकता है? मुझे बता दीजिए। मैं जवाब देना चाहता हूं। अरे कहां देश को गुमराह कर रहे हो भाई? इस देश की भोली भाली जनता जवाब दे को आपने इस प्रकार से गुमराह किया। मैं इस क्षेत्र का विधायक पिछले 12 साल से रहा हूं, मुझे सवेरे से इतने कॉल आए हैं मैं बता नहीं सकता आपको। मैं शोर करते करते थक गया हूं, लेकिन वो दिखा रहे हैं, और लोग क्या दिखा रहे हैं मालूम है आपको? कह रहे हैं कि जी बोल रहे हैं बांग्लादेश में क्यों भेज रहा है भारत यहां से एनर्जी? मालूम मुसीबत क्या हो रहा है? बांग्लादेश में इनके बिजनेस इंटरेस्ट है। मैं डायरेक्ट एड्रेस करता हूं। देश की जनता का रिक्वायरमेंट भाड़ में जाए। अब देखिए, मैंने उनको बड़े शांति से सुना, मुझे भी मौका दे दीजिए। ठीक है, आज मुझे भी मौका दे दीजिए। दुनिया देख रहा है। ओके सोमनाथ, आपने अपनी बात को रख लिया। देखिए, ऐसा है, शहजाद, ये बात मैं स्वीकारता हूं। इन्होंने ऑडियो साउंड सोमनाथ, शहजाद पूनावाला। सोमनाथ जी, एक तरफा तारीफ क्यों? तारीफ तो दोनों तरफ से हो, हम भी तारीफ करना चाहते हैं भाई। असली कोविड मैनेजमेंट तो ये था कि लोगों की रसोइयां बंद थी और शीश महल में 64 लाख का किचन बन रहा था। असली कोरोना मैनेजमेंट तो ये था। सर, मैंने बीच में, देखिए ये गलत है, उन्होंने बोला, मेरी पूरी बात, उनकी पूरी बात सुनी। आपने लगभग आपने, दिस इज सो अनफेयर भाई, ये कितना अनफेयर है। पूरी उनकी बात सुनी मैंने, पर अब एक वाक्य सुनने का दम नहीं है। अच्छा कोविड मैनेजमेंट यह है कि शीश महल बनाया गया 50 करोड़ का, 8-8 लाख के वियतनाम के मार्बल पर्दे लगे, करोड़ों के वियतनाम के मार्बल लगे, 64 लाख का। देखिए फिर से नहीं, मैं अपनी बात, जब तक आप मुझे पूरा मेरा मौका नहीं, ये बीजेपी का मौका है, बार-बार इस डिबेट में यही हो रहा है। ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। सोमनाथ भारती, अपने टर्न का वेट करिए। ओके, शहजाद पूनावाला, मैं फिर से रिपीट करूंगा, शीश महल बनाया गया जब लोगों की रसोइयां बंद थी। अरविंद केजरीवाल जैसे निकम्मे और बेशरम मुख्यमंत्री आकर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में ध्यान देने के बदले पॉलिटिक्स करते थे और ऑक्सीजन की सप्लाई की कोई चिंता नहीं थी, 1 पे 1 की सप्लाई की चिंता थी। ऑक्सीजन तक का सप्लाई करने का काम केंद्र की सरकार ने किया दिल्ली की जनता को। यह हमको बता रहे हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अभी मजाक उड़ा रहे थे ना, बायोगैस का कॉन्सेप्ट यही है। बायोगैस सुएज से बनता है और इस देश में 150 से ज्यादा बायोगैस प्लांट निर्मित किए गए हैं। जिसको साइंटिफिक नॉलेज ना हो वो आकर कुछ भी बोले। पर मेरा एक वाक्य का सवाल है, एक वाक्य मुझे भी तो बोलने दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं कि मिस्टर सोमनाथ भारती से कि सोमनाथ भारती जी ये बता दीजिए केवल आप कि यूपीए की सरकार के खिलाफ थे ना आप, तो
2013 में तो पेट्रोल पंप बंद करवा रही थी। आप काहे कांग्रेस के चक्कर में है? कांग्रेस ने आज बोल दिया कि एआई समिट को बर्बाद करने के लिए, उस पर कोई स्टैंड नहीं है। मतलब कांग्रेस के पिछलग्गू की तरह आज सोमनाथ भारती काम कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस पर एक शब्द नहीं बोलना। आप बायोगैस कॉन्सेप्ट के खिलाफ है सोमनाथ भारती? आम आदमी पार्टी बायोगैस कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। वो कहती है आम आदमी पार्टी के बायोगैस प्लांट्स को बंद करवा देगी। काइंडली परमिट भी इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। हाँ, इक्वल मोर देन, आपको ज्यादा टाइम मिला है। बोलिए। देखिए, ऐसा है कि शहजाद भाई भूल जाते हैं कि उस कोरोना के दौरान 20,000 करोड़ का राजमहल बना रहे थे माननीय मोदी जी। मालूम है आपको? देखिए, सेंट्रल विस्टा सब दुनिया में राजमहल बन रहा था। कोरोना कारण सब फैक्ट है। सीधा झूठ बोल रहे हैं, कोर्ट से परमिशन लेके आए थे झूठ। कोरोना कुछ नहीं, हमारा 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा बनेगा। अरे वही तो कोरोना मार खा गया। सेंट्रल विस्टा बन गया, 20,000 करोड़ का कोरोना बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने आपकी पिटीशन को खारिज कर दिया और ऑन द ह्यूमैनिटी बाय बिल गेट्स एंड हिज टीम, जिसमें मोदी जी के फ्रेंड सम्मिलित थे। अब देखिए कैसे कोरोना वजह फ्रॉड। अब शिफ्ट नहीं पर एक मैं गैस पर आता हूं। इस प्रकार की जहमत जो आपने बोला, ये जो नाली से गैस वाली बात का आपने मजाक उड़ाने का प्रयास किया प्रधानमंत्री की, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या आप कॉन्सेप्ट ऑफ बायोगैस के खिलाफ हैं? आर यू अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोगैस? खिलाफ नहीं है माननीय मिस जी। सुनिए, अगर ये इस प्रकार से, अगर मैं चाहता हूं आप आईआईटी को भेज के, मैं आईआईटी दिल्ली का प्रोडक्ट हूं, मैंने सबसे बात कर ली है, आप आईआईटी दिल्ली किसी आईआईटी को भेज के बोलो कि क्या माननीय मोदी जी के क्लेम में दम है? अच्छा, पूछ लो, आज ले आओ। ओके, मैं करता हूं। नहीं, ये डाइवर्ट हो रही है। मैं पूछूं, भारत की परिस्थिति इस समय कैसी है? रडार क्लाउड में नहीं पकड़ेगा। अमीश जी, भारत की परिस्थिति इस समय ऐसी है कि सब जगह अगर काले बादल छाए हैं तो भारत उससे कैसे एकदम से इम्यून रह सकता है, और हम फिर भी उसके बावजूद इम्यून हैं। मैं पहले आपके दो अमीक जमाई और सोमनाथ भारती जी का जवाब दूंगी। ये लोग टोटली कंफ्यूज्ड हैं कि हम बायोगैस की बात कर रहे हैं, कि हम सीएनजी की बात कर रहे हैं, कि हम एलपीजी की बात कर रहे हैं, कि हम ऑयल की बात कर रहे हैं। अमीक जमाई बार बार बोल रहे हैं ऑयल का स्टॉक रशिया से ले लो। भाई, रशिया में अपने ही गैस की प्रोडक्शन नहीं है। पहले तो आप ये क्लैरिटी ले आओ अपने दिमाग में कि आप बायोगैस की बात कर रहे हो, कि गैस की बात कर रहे हो, कि आप ऑयल की बात कर रहे हो। दैट सेड, सोमनाथ भारती जी, आपने बोला कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी की बात में दम है। इसका बात मैं आपको फैक्ट्स के आधार पर देती हूं। जो बायोगैस फ्यूल होता है उसका एक ग्रोथ रेट होता है। जब से 2014 से 25 तक अब उसमें तकरीबन 12.5% का ग्रोथ रेट में इजाफा, ग्रोथ रेट उसका रजिस्टर हुआ है, which is almost 5% of our LNG needs. This is not my survey, this is the survey started by the government you are supporting. उनके तहत ये डेटा आया है, और आप कह रहे हो प्रधानमंत्री की बात में दम नहीं है। सॉरी, आपको कौन सी बात में दम लगता है? दूसरा, आपने बहुत बखूबी कहा कि सेंट्रल विस्टा पे खर्च कर रहे थे। आपको यही नहीं पता कि कर्तव्य पाथ में जहां वो रहते हैं, शीश महल का कंपैरिजन उसके साथ होना चाहिए था। आपने फॉरएवर डिक्लेयर कर दिया कि उसमें भाजपा सरकार ही रहेगी। बहुत धन्यवाद, भारतीय की तरह वो बहुत अच्छी चीज है। एंड लास्ट चीज अमीश जी, लास्ट चीज जो इन्होंने 2013 का हवाला दिया, मैं 2011 के लिबिया वॉर का हवाला दूंगी। उसमें किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। उस दौरान तुरंत वहां पे वॉर शुरू हुई, 5 दिन के अंदर 50 रुपए से एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े। तब से लेकर आज तक 15 सालों में 50 तब बढ़े और 60 अब बढ़े पे थे। इतनी सियासत हो रही है, तब कैसे 50 रुपए बढ़ गए थे? क्या आपको मैं कह रहा हूं, क्या इंडिया के एनर्जी नीड्स, जो ऑडियंस का सवाल है मेरे, देखिए सियासत के इंडिया के एनर्जी नीड्स में कोई कंफ्यूजन है? क्या भारत के एनर्जी नीड्स पूरे हो पाएंगे? सवाल ये है, हर भारतीय के मन में ये सवाल है। क्या गैस की कमी है? क्योंकि कई नेता ये कह रहे हैं, राजीव शुक्ला कह रहे हैं, मैं तो लोगों से कहूंगा आप अपने घरों में जल्दी से जल्दी सिलेंडर भरा कर रख लो, ये कह रहे हैं। संजय सिंह कह रहे हैं इन्होंने कहा था ना तेल की कमी होगी ना गैस की कमी होगी, फिर कैसे हो गई ये कमी? क्या कमी है भारत में कोई? अमीश जी, बिल्कुल कमी नहीं है। इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट होता है एक्सपेक्टेड ऑगमेंटेड इन्फ्लेशन या एक्सपेक्टेड ऑगमेंटिंग स्कैर्सिटी, और ये सियासत इस समय वही करने की कोशिश हो रही है कांग्रेस की तरफ से कि एक्सपेक्टेशन ऐसी बढ़ा दो, एक स्केर्स फैला दो कि लोग अपने यहाँ स्टॉक अप करना शुरू कर दे। इसके तहत ही एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को लगाया गया है। कहीं से स्केर्सिटी नहीं है,
ना गैस की। और जैसे कि हमारे भाई बता रहे थे, शहजाद जी बता रहे थे कि गैस को स्टॉक अप करने के लिए साइंटिफिक किसी कंट्री के पास नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हैं कि गैस को स्टॉक अप कर लो? साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, अगर इतनी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की थी कांग्रेस सरकार तो उसको स्टॉक अप करती। एक वाक्य केवल ये, क्योंकि टी बनाइए सुएज के गैस से, वो बता रहे थे ना, 2018 की बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है। श्याम राव शिर्के बहुत गरीब समाज से, पर एक मैकेनिकल इंजीनियर has patented production of bio CNG from sewage sludge and he has shared how his initiative has become functional। ये गरीब से गरीब आदमी का एक आइडिया था और उन्होंने उसको क्रियान्वित भी किया। मिस्टर सोमनाथ भारती शीश महल के इतने आदी हो गए, उनको 4 लाख का संडास इतना अच्छा लगता है कि जो संडास से गैस बनाता है उसके चक्कर में खुद मुंह से गैस निकाल रहे हैं। ये मुंह से गैस जो आप निकाल रहे हैं ना अपनी, ये फेक न्यूज की गैस, ये देश विरोधी गैस, इस देश विरोधी गैस को अब जनता सुलगाएगी, सही जगह पे सुलगाएगी। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं सोमनाथ भारती, अगर आपकी हिम्मत है बताओ श्याम राव शिर्के जी गलत है, श्याम राव शिर्के को गाली दो, बोलो। संडास की बदबू तो तुम्हारे मुंह से कब से आ रही है? अरे संडास की बात जो है वो आपके 4 लाख के करोड़ में शायद नहीं आती होगी। अरे पूरा देश जान रहा है कि तुम्हारे मुंह से संडास की बदबू आ रही है। चलिए बोलते रहिए, जब तर्क खत्म हो जाते हैं तो यही होता है। बोलिए। अरे संडास लगते हो, बोलिए बोलिए। कब तक तुम पिट्ठू बन के बने रहो? बोलिए बोलिए। भेज दिया रास्ता तुमको। बोलिए। कम से कम मैं अपनी पत्नी को कुत्ते से नहीं कटवाता। रास्ता चला जाओ। कम से कम मैं अपनी पत्नी को कुत्ते से नहीं कटवाता। मैं अपनी पत्नी को कुत्ते से नहीं, मैंने उनका नाम नहीं लिया। आप क्यों नहीं बोल रहे? कौन है गिल्टी इसमें? इसमें गिल्टी कौन है? मेरे मुंह से संडास आ रहा है ना। मैंने आपको श्यामराव शिर्के का उदाहरण दिया। आपके पास तर्क नहीं है तो आप कभी आर्मी वाले को गाली देंगे, कभी आप टॉप निकाल के आ जाएंगे डिबेट में, कभी आप इस प्रकार की बातें करेंगे। बोलिए। अब तुमको भी कोर्ट में जाना है। अपनी पत्नी को कुत्ते से नहीं कटवाता। बकवास करते रहो। क्यों इतना डर रहे हो भाई? निर्मला सीतारामन हमने थोड़ी कंप्लेंट फाइल की थी आपके बारे में। मेरी पत्नी ले गई उनको कोर्ट में। अरे जाइए, मैंने आपका नाम ही नहीं लिया। कोर्ट में ले गई है निर्मला मैंने आपका नाम नहीं लिया सोमनाथ जी। आप मुझे क्यों काट रहे हैं? ना मुझे मत काटो। नहीं ये सब नहीं, ये सब मुझे मत काटो। ये सब नहीं। सुनो, यही तो चक्कर है। सत्ता में तुम हो, जवाब तुमको देने चाहिए। जनता तुमसे सवाल करेगी, लेकिन सवाल किससे करनी है? अपोजिशन से। जनता ने आपको दिल्ली में जो सत्ता चला रहे थे उसका जवाब दिया है। अमेरिका चरण चुंबन से देश त्रस्त है। अमेरिका का दास बन के भारत की संप्रभुता पर जो तुमने आनंद दुबे देखिए मेरे साथ 2 मेहमान है जो अभी तक बोले नहीं है, विवेक और आनंद दुबे। इस देखिए दुनिया में मुश्किल घड़ी है, ये मुश्किल घड़ी देश के साथ खड़े होने की है देश, या फिर आपको लगता है कि अफवाह फैलाने की है? आप किसके साथ हैं? अमीश भाई नमस्ते। काश वह गाना आज सटीक बैठता पक्ष और विपक्ष पर कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। बहुत बढ़िया। आज जरूरत है पक्ष और विपक्ष को साथ में रह के बैठकर बात करना। अगर देश की तरफ कोई विपत्ति बढ़ रही है और उसके प्रति चिंता जाहिर करनी हो तो हमें लगता है कि ये देशभक्ति है, और इसमें सरकार और विपक्ष दोनों यही चिंता जाहिर कर रहे हैं कि आज देश में तेल की कमी शायद न हो, आज गैस की कमी शायद न हो। लेकिन अगर ये युद्ध 2 महीना चल गया, 6 महीना चल गया, जैसे रशिया यूक्रेन का चल गया, वैसे अगर ये युद्ध लंबा चला तो जो तेल हम एक प्रकार से बाहर से लाते हैं, हम आयात करते हैं, हम गैस आयात करते हैं, कितना दिन हम कर पाएंगे? सब कुछ डिमांड और सप्लाई का खेल है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होती जाएगी, फिर वो जरूर एक दिन उपद्रव का रूप लेगी। वो रूप न ले पाए उसके लिए एक प्लानिंग होती है, एक योजना होती है, एक बैठक होती है। हम तो अमीश भाई यही कहेंगे कि देश को सबसे आगे रखना चाहिए। ये कोरोना से लेवल का तो संकट नहीं कहूंगा, लेकिन एक छोटा संकट तो जरूर देश के सामने आज खड़ा है, जिसपे पक्ष विपक्ष दोनों चिंता जाहिर कर रहे हैं और चिंता जाहिर भी करनी चाहिए। लेकिन सरकार में बैठे लोगों को यह बिल्कुल न लगे कि सरकार की आलोचना करने का मतलब हम लोग देशद्रोही हैं। हम लोग देशद्रोही नहीं हैं। सरकार जब अच्छा काम करती है पीठ थपथपाते हैं, लेकिन आज तो सरकार के हाथ में गेंद है। सरकार से तो हम पूछेंगे कि आपकी योजना क्या है, कैसे अगर इस जो
तकलीफ आ रही है, जो परेशानी आ रही है, इससे हम निवारण कैसे लेंगे? इतना सा पूछ देने से अगर आपको तकलीफ हो रही है शहजाद भाई, आप विचलित हो जा रहे हैं, आप भड़क जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। आप भी हमारे भाई हैं। इसका विवेक अभी तक नहीं आया है। विवेक जो आनंद दुबे सलाह दे रहे हैं कि ये वक्त साथ खड़े होने का है, ये आप मानने को तैयार हैं या फिर आपका विरोध का लाल झंडा तैयार है? इनके साथ कोई खड़ा होने के लिए तैयार है? ये तो पूछ ले पहले बीजेपी वालों से, क्या सरकार ऑपोजिशन देश के साथ खड़े हो रहे हैं? ऑल पार्टी आनंद दुबे देश के साथ खड़े हो रहे हैं। एक मिनट सर, क्राइसिस ऑयल, अरे आनंद दुबे मेरी बात सुनिए सर, आप ये हवाई बातें थोड़ी ना है। क्या प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, उसमें उद्धव जी को निमंत्रित किया गया, डी राजा को निमंत्रण दिया गया, बोला गया साहब एक क्राइसिस आ गई है मुल्क के ऊपर, तेल की महंगाई बढ़ सकती है, हमारे देश में आज भी ट्रांसपोर्टेशन या रेलवे से होता है या ट्रकों के थ्रू होता है, अगर कीमत बढ़ गई, तेल की बढ़ गई, क्रूड की बढ़ गई, गैस की बढ़ गई, तो एक आर्थिक संकट आ सकता है। लेट अस ऑल बी टुगेदर। क्या बोला सरकार ने? सरकार तो है ही नहीं ना वो कंडीशन। विवेक, जिस कंडीशन की आप बात करें, आप कह रहे हैं मरीज वेंटिलेटर पर जाएगा, मरीज वेंटिलेटर पर जाएगा, लेकिन वेंटिलेटर वाली कंडीशन ही नहीं है ना, तो डॉक्टर क्यों बोलेगा कि वेंटिलेटर पर जाएगा? आनंद दुबे देश के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, बीजेपी के साथ खड़े होने की बात नहीं कर रहे। नहीं, देश के साथ सब खड़े हैं। कर्नाटका में डाउन साउथ में होटल वालों के यूनियन ने लिखित में पत्र केंद्र की सरकार को दे दिया है, 2 दिन के बाद से कमर्शियल सिलेंडर नहीं है, 2 दिन, और ये है ओपन में। और मैं कह रहा हूं यहां पर जाएं जो व्यूअर्स देख रहे हैं और वेरीफाई करें मेरी बात को, उनके तो आपने घर में कितने सिलेंडर स्टॉक कर लिए हैं जगह जगह? विवेक, हालात को देखते हुए आपने घर में कितने सिलेंडर स्टॉक करे हैं? नहीं, देखिए हम सरकार का, अब सुन लीजिए, सरकार का उत्तर भी सुन लीजिए। सरकार ने बोला कमर्शियल सिलेंडर जरूर कम हुए हैं, हमने रोक लगा दी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले नहीं, सरकार ने ये नहीं बोला जा रहे हैं उसमें कमी ना आ जाए। सरकार बिल्कुल बोला है सर, सरकार ने बोला है, उन्होंने बोला जितनी जरूरत है उतना ही मिलेगा। उन्होंने बोला घरेलू उत्पादों को तो घरेलू लोगों को तो पूरा मिलेगा, लेकिन बाकी कमर्शियल में जितनी जरूरत है उतना मिलेगा। आप स्टॉक नहीं कर सकते। आनंद दुबे, एक सेकंड, आनंद दुबे, मैं आपको मौके दूंगा। आनंद दुबे, विवेक को जवाब। आनंद दुबे जी देखिए हम बार बार यही कह रहे हैं कि आज 12 दिन हो गए युद्ध को शुरू हुए, जो हमें कार्रवाई 10 दिन मतलब 8 दिन पहले करनी चाहिए थी। आज हम जागे हैं, जरूर हम देर से जागे हैं, लेकिन हम दुरुस्त जागे हैं। आने वाले समय में ये जो काला संकट बनकर देश के सामने आ रहा है, अब इस पर कार्रवाइयां शुरू हो गई, बैठकें शुरू हो गई हैं। एक विपक्ष होने के नाते, एक देश का सक्षम नागरिक होने के नाते हम यही कहेंगे कि सरकार और विपक्ष दोनों बैठकर इसका रास्ता निकालें, दोनों एक दूसरे का विश्वास ऑपोजिशन को ब्रीफ करना चाहिए, एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने का वक्त फिर वो 40 सेकंड हम बार-बार कहेंगे सरकार की आलोचना हम करेंगे, लेकिन आज सरकार की आलोचना करने से ज्यादा मुश्किल घड़ी से हम देश को उबार सके, उस पर हमें काम करना है। नहीं, डिफिकल्ट सिचुएशन तो पूरे देश के लिए है, दुनिया के पर आप मुझे मौका तो दीजिए, मौका मिल रहा है। प्लीज एक रिक्वेस्ट। अब उन्होंने बोला ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए, विवेक जी की बात, ऑल पार्टी मीटिंग ऑपरेशन सिंदूर से पहले हुई थी, फिर भी ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल खड़े किए गए नहीं। डीजीएमओ ने सर्जिकल स्ट्राइक पे ब्रीफ किया, सरकार ने नहीं। देखिए बीच में बोल रहे आप फिर से, सर्जिकल स्ट्राइक पे डीजीएमओ ने ब्रीफ किया। जब ओसामा बिन लादेन को मारा गया तो ओबामा ने आकर बोला, कोई रिपब्लिकन ने सवाल नहीं पूछा। यहां डीजीएमओ ने बोला, क्या बोला? खून की दलाली, बालाकोट एयरस्ट्राइक में चील कौवे। इनको जब सेना, वैज्ञानिक और जो देश के अधिकारी बोलते हैं तब नहीं मानते, सरकार की कौन सी मानेंगे? ऑल पार्टी मीटिंग में बुला भी लिया, कह रहे हैं कि बेंगलोर में होटल बंद हो रहे हैं। भी आ रहा हूं सर, प्लीज मुझे मौका दीजिए। अब दूसरी बात, प्लीज विवेक, डोंट इंटरप्ट को समर्थन दिया था, सो डिफिकल्ट, मुझे मेरी बात बोलने दीजिए। प्रश्न पूछे थे सर। अब दूसरी बात, आनंद जी ने बोला कि ये देश में एकजुट होकर खड़े रहने का समय है, हम तो खड़े होना चाहते हैं पर सरकार ऐसा रवैया। तो सुनिए ये बयान। लोग कहते हैं एआई, सुना होगा आपने एआई, सुना? यहाँ पे अभी जो समिट हुआ था, सुनिए, सुना आपने? हाँ, कर दिया काम। ये देश का समिट था, ये भाजपा का समिट था, और कर दिया काम। ये देश के साथ खड़ा होना था, और ये आनंद दुबे कांग्रेस के साथ बैठकर यहां पर हमको सिखावन देंगे। सिखाइए ना राहुल गांधी को भाई, और अगर नहीं सीख रहे हैं तो छोड़ दीजिए। अखिलेश यादव जी ने तो इसके खिलाफ बोला था ना, टॉपलेस होने के खिलाफ। कहां है अखिलेश जी का स्टैंड कि हाउ डेयर यू राहुल गांधी जी, आप इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं?
एक शब्द नहीं बोलते और फिर बोलते हैं देश के साथ खड़े। जी देश के साथ क्या, देश के साथ खड़े हैं पैनिक फैलाकर। लास्ट बात पर इसी कल पार्लियामेंट थी, उसमें चर्चा हो रही थी, एस जयशंकर जी बोल रहे थे, तब क्यों वॉकआउट किया? नहीं एक सेकंड, लेकिन विवेक यूथ कांग्रेस के लड़के काम करके आ गए, यूथ कांग्रेस के लड़कों ने काम कर दिया। क्या काम कर दिया? मतलब एआई समिट देश की समिट थी ना, हाँ, उसको बदनाम करके क्या करेंगे? नहीं बहुत कुछ देश का है, बहुत कुछ देश का है। तो क्या करेंगे? गोल्ड मेडल पहन के अवार्ड लेके इजराइल से आए और अगले दिन युद्ध हो गया, वो भी देश के लिए खिलाफ था। क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज होकर के? और ये बेंगलोर के होटल की बॉडी है, चेक कर लीजिए, वार्निंग दे रखी है, परसों तरसों से नहीं बनेगा खाना। और वो लाखों बच्चे जो पढ़ते हैं ना, जो बैचलर हैं, जिनको कमर्शियल सिलेंडर मिलता है जिनकी मैसेज में, उनको भी खाना नहीं मिलेगा 2-3 दिन के बाद। यहां कवर अप करने से नहीं होता है, जहां लोग और सर्च करें कि देश में होने क्या जा रहा है। सर क्या होने जा रहा है देश के अंदर? 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 क्राइसिस है विवेक भाई, विवेक भाई, सरकार ने क्राइसिस में डाला है। प्लीज विवेक भाई अभी तो लंबी विवेक भाई देश को डराइए मत, बहुत ही विनम्रता से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, सबको खाना मिलेगा, बेंगलोर के बच्चे सुरक्षित है। ये बात बेंगलोर के होटल की कमी होना अलग बात है और पूरी तरह से बर्बाद हो जाना अलग बात है। बहुत गैस है अभी, बहुत तेल है अभी, बहुत खाना भी है अभी। प्लीज हाथ जोड़ता हूं विवेक भाई, आप तो बहुत बुद्धिमान प्रवक्ताओं में से एक है, ऐसा मत करिए कि पूरे देश में एक पैनिक हो जाए। माता बहनें जिनके बच्चे वहां बेंगलोर में हैं वो परेशान हो जाएंगे। ऐसे अफवाह कोरोना के समय मुंबई में ट्रेन को लेकर किसी ने फैला दिया था, भगदड़ मच गई थी। प्लीज हाथ जोड़ता हूं, एग्जैक्टली दिस इज द रोल ऑफ ऑपोजिशन। हम कमजोर स्थिति में हैं लेकिन खत्म थोड़ी हुए हैं, उसको ठीक करेंगे, बैठ के रिवाइव करेंगे, अच्छे से उसका उपलब्धि करवाने में सब मदद करेंगे। आप पैनिक मत फैलाइए, आप पैनिक मत फैलाइए, अफवाह मत फैलाइए। मैं पैनिक नहीं फैला रहा, आप फैला रहे। द हिंदू में अखबार में सुनिए, द हिंदू के अंदर पूरा लेख है, डेक्कन हेरल्ड में लेख है, 10 न्यूज़पेपर कोट कर दूंगा। बेंगलोर के होटल की बॉडी ने बोला है, महाराष्ट्र की होटल की बॉडी क्या खाना नहीं मिल रहा वहां पर? फर्जी बातें कर रहे हैं आप। बना के मेस की बॉडी से बोला है यही कारण है नहीं मिल रहा, देश 2 दिन में खाना नहीं बनेगा, बंद करने पड़ेंगे होटल। तेल खरीद के रख लो, एलपीजी खरीद के रख लो, कोविड की वैक्सीन मत लेना। अमीर भाई, टाइम टू स्टैंड विद द कंट्री, नहीं तो अफवाह फैला के काम नहीं चलेगा। अमीश भाई यही बात तो हम लोग प्रधानमंत्री से भी कह रहे थे कि देश के पक्ष में खड़े हो जाओ। आज माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बात झूठ बोली जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये उनके आप वीडियो उनके पेज पे जाइए, आज उन्होंने एक बहुत ही गंभीर चीज़ डाली है। उत्तर प्रदेश के जितने भी गैस के सेंटर्स हैं, जो एजेंसीज हैं, वहाँ पे हाहाकार मचा हुआ है। एआई समिट पे कुछ डाला है तो वो भी बता दो। ये घरेलू लोग हैं, गांधी के बयान पे कुछ डाला है तो वो भी बता दो। किसान हैं, राहुल गांधी के बयान पे कुछ डाला है क्या? ये है राहुल गांधी के बयान पे कुछ डाला है? हाहाकार की स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों पे लोग ढूंढेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। क्या बकवास करे जा रहे हैं? सोल्यूशन नहीं हुआ। जनता पार्टी के दफ्तर पे आने के लिए उकसा रहे हैं। आप किस प्रकार की राजनीति को एनकरेज किया जा रहा है? ये किस प्रकार की राजनीति को एनकरेज किया जा रहा है? आई मीन अमीश जी, कोई तो स्टैंडर्ड होना चाहिए। एक आकर सेना के अधिकारी को गाली देता है, एक आकर यहाँ पर लास्ट टाइम भी गुंडाई दिखाती है, यहाँ पे गुंडाई दिखाते हैं, आज भी अपशब्द बोलते हैं। इस प्रकार की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता ये क्या राजनीति है? उदित राज ने आज सुबह बोला है कि जेन जी नकारा है क्योंकि नेपाल जैसा काम नहीं कर रहे हैं। ये क्या तरीका है भाई डिबेट का? ये क्या तरीका है राजनीति करने का? ये क्या तरीका है? के दाम बढ़े, कमर्शियल के दाम बढ़े, झूठ बोल रहा है शहजाद पूनावाला कि दाम नहीं बढ़े, दाम नहीं बढ़े। अरे आपका कारखाना बंद है क्या? कि सब्सिडाइज सिलेंडर का दाम जो गरीब लोग लेते हैं वो वही का वही है। गैस के दाम बढ़ने मत गरीब देना। लोगों का सब्सिडाइज सिलेंडर वही का दाम है। अरे अब तो एफटीन फाइल से परमिशन लेनी पड़ेगी। एफटीन फाइल से निकलो और थोड़ा सा समाजवादी फाइल खोलो
और समाजवादी फाइल में आज अखिलेश जी ने अगर क्या बोला था माननीय अखिलेश यादव जी के कहे पे अगर प्रधानमंत्री जी कांग्रेस चले के होते, पिछलग्गू बनना आज है तो देश इसको को- समाजवादी ओके, पार्टी ऑल में ऑडियंस ऑन। नौकरी ओके, ओके, नहीं ओके, होती। मैं बिल्कुल आपको आगे मौका देता हूं। ओके ओके, लगातार बोल रहे हैं। मैं एक सेकंड, दीप्ति मैं आपको जा रहा है। ओके, दीप्ति तनेजा, पॉइंट ये है कि बार बार एक पॉइंट आया जा रहा है कि हमारे देश में भी किल्लत हो सकती है, हमारे देश में भी समस्या हो सकती है। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है वर्ल्ड वाइड? अमीश जी, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इस समय वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। ऑयल के हमारे पास इतने सारे स्टॉक्स हैं। अभी का बयान, पाकिस्तान हमारा जो नेबरिंग देश है, वहां से क्या खबरें आ रही हैं आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया की बात कर रहा हूं। हमारी इस समय बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पोजीशन है। तेल के हमारे पास पूरे रिजर्व्स हैं। गैस के हम क्योंकि रिजर्व्स रख नहीं सकते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड ओवर नहीं है, इसलिए उसके रिजर्व्स नहीं है, लेकिन वो भी हम ऑल्टरनेटिव सोर्सेज की बात कर रहे हैं। उतने दाम नहीं बढ़े हैं जितने पहले लीबिया वगैरह के दौरान बढ़ चुके हैं। जैसे कि शहजाद भाई ने भी बताया है कि हमने अभी भी जो सब्सिडाइज्ड हैं उनके दाम नहीं बढ़ाए हैं। तो आप अफवाहें फैलानी बंद करो। मैं आनंद दुबे जी जो बात कह रहे हैं उसी के साथ सबको कहना चाहूंगी कि कम से कम अफवाहें फैलानी बंद करो, क्योंकि अफवाहें ही हैं जो लोगों को और ज्यादा प्रताड़ित करती हैं और स्कैर्सिटी क्रिएट करती हैं। अमीश भाई, सोमनाथ भारती, क्या आपको लगता है कि अफवाहें फैलाने से नुकसान होगा? Rumor mongering is not good. Abhi ji, I'll tell you. See, the problem is that the government जो है वो कोई प्रयास नहीं कर रही कि वे अपोजिशन के लीडर्स को ब्रीफ करे। हो क्या रहा है कि समझते कि हम राजा हैं, जो मर्जी करें। भाई यूएस के अंदर इतनी अच्छी एक सिस्टम है, ओवरसाइट कमिटी कैन समन एनीबडी। यहां पे कोई व्यवस्था नहीं है। अगर ऐसी कोई व्यवस्था होती तो मजा आ जाता। वहां पे तो यूएसए में कांग्रेस को से परमिशन लेनी पड़ती अगर वॉर करनी हो तो। ठीक है, मुश्किल क्या हो रहा है कि हिंदुस्तान में कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कि सरकार से अकाउंटेबिलिटी सीख करें। यूएस वाला आज अगर सरकार ओके शहजाद, ऑल ऑडियो इज डाउन, मेक योर पॉइंट। यूएस वाला प्रावधान करवा पाएंगे यहाँ पर? देखिए, ऐसा है, मैं हमेशा से जानता था कि सोमनाथ एंड हिज पार्टी, उनको फॉरेन मेड हमेशा पसंद है। फॉरेन मेड लिकर से लेकर फॉरेन मेड व्यवस्था। भारत की पार्लियामेंट्री कमेटी के पास किसी को भी समन करने का अधिकार है। अगर ये वकील होकर, बड़े वकील होकर, उनको ये नहीं पता, विधायक होकर, तो मेरी कमी नहीं है। ये वही पैनिक फैलाते थे ना, क्या बोलते थे, बच्चों की वैक्सीन विदेश भेज दी मोदी ने आपके बच्चों की वैक्सीन ले लिए। बोलते नहीं बोलते थे। हमने 200 करोड़ वैक्सीन के टीके लगाए और हमने बाकी के देशों को भी दिए, और खुद मोदी जी ने वो वैक्सीन लेकर शुरुआत की ताकि किसी के मन में भ्रम ना रहे। आज तक अखिलेश ने बोला कि नहीं, गलत था मैंने जो बोला कि बीजेपी की वैक्सीन है। आज तक समाजवादी पार्टी ने बोला, आज बोल रहे तेल खत्म हो गया ताकि पैनिक हो जाए। आज उदित राज ने बोल ही दिया कि जो जेनजी ने नेपाल में किया वैसे भारत के जेनजी नहीं कर रहे, नकारा जेनजी है। तो वो क्या चाहते हैं कि झूठ फैलाओ, प्रपंच फैलाओ, प्रोपेगेंडा के आधार पर। एजेंडा क्या है आपकी एक लाइन में ऑपोजिशन का एजेंडा? वो चाहते हैं कि जब देश की अर्थव्यवस्था और हमारी व्यवस्था अच्छे से मैनेज हो रही है तब देश में दंगे हो जाए और बांग्लादेश, नेपाल जैसी स्थिति हो जाए। पर मेरा एक बिल्कुल समय यहाँ समाप्त होता है। फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर पे वापस आ रहे हैं, देख रहे हैं आप।